नमस्कार, हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और कारोबार जगत की अहम खबरों के साथ हम ये शो आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर हम खबरों की बात करें तो आज का चर्चा में जो विषय रहेगा, यानी कि जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है कि प्रधानमंत्री का जो यूएस दौरा रहा और खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी अहम मुलाकात। साथ ही क्या रहा दुनिया भर के बाजारों का हाल, वो भी हम आपसे करेंगे साझा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की आर्थिक सुर्खियों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साझा वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अगले 5 वर्षों में दोगुना। दोनों देशों का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य। टोल प्लाजा में गड़बड़ी की शिकायतों पर सरकार सख्त, एनएचएआई खुद करेगा निगरानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ली जाएगी मदद। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी जानकारी। पेटीएम की सब्सिडियरी कंपनी पेटीएम मनी ने नियमों के उल्लंघन के आरोपों को निपटने के लिए सेबी को दिया 45 लाख रुपए का भुगतान। सेबी द्वारा जुलाई 2024 में पेटीएम मनी को नियामकीय चूक के लिए शो कॉज नोटिस किया गया था जारी। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाल निशान यानी कि दबाव के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो दुनिया भर के बाजारों का सूरत हाल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती क्यूज क्या रहे। आखिरकार गिफ्ट निफ्टी जो है वो 23,193 पर 9 अंकों का दबाव, सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ नजर यहां आ रहा है। वहीं अब बात करते हैं ओपनिंग काउंटर सेंसेक्स की। 76,412 का लेवल, 273 अंक अप, यानी कि पॉइंट अप दिखा रहा है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी भी सेंसेक्स के साथ कदम ताल मिलाता हुआ 23,000 का लेवल है, 23,115, 83 अंकों का यहाँ पर बढ़त देखी जा रही है। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बढ़त के साथ शेयर बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं? 3 दिग्गज काउंटर स्टील इंडस्ट्री के टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील यानी कि मेटल्स शाइन करते हुए। विप्रो और ट्रेंट में आधा फीसद की बढ़ोतरी यहाँ नजर आ रही है। लेकिन बाय ऑन डिप का कॉल कहाँ पर है, यानी कि दबाव किन सेक्टर्स या फिर किन शेयर्स में देखा जा रहा है? अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी पोर्ट्स, कोटक बैंक, आयशा मोटर्स, सन फार्मा, ये तमाम काउंटर्स दबाव के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। मिक्स पैक यहां पर हम देख सकते हैं लूजर्स चार्ट पर। तो जैसा कि मैंने शो के शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री की जो यूएस यात्रा है उसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच तो द्विपक्षीय व्यापार है, वो बढ़कर 2030 तक डबल डिजिट यानी कि दोगुना होकर $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी टीम जल्द ही एक व्यापार समझौते को पूरा करने पर काम करेंगी। अब इससे दोनों देशों को पारस्परिक रूप से फायदा होगा। साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत किया जाएगा और ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ेगा। वहीं अगर हम अप्रैल-नवंबर 2024 यानी पिछले साल की बात करें तो दोनों देशों के बीच $82 अरब के पार यह व्यापार हुआ और अमेरिका ने भारत में $52 अरब से ज्यादा का आयात किया है, जो भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीबन 18.5% है। आइए आपको सुनवाते हैं। द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। और अब बात करते हैं रोजगार सृजन की, और इसी मोर्चे पर एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में की जो जॉब मार्केट है उसमें हम जोरदार वृद्धि दर्ज होते हुए देख रहे हैं। जॉब एंड टैलेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेट की ताज़ा रिपोर्ट ये जानकारी दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में व्हाइट कॉलर हायरिंग में 9% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ग्रीन जॉब्स यानी कि जो पर्यावरण के लिए संरक्षित हैं या उसे बहाल करने में योगदान देती हैं, वहां पर भी वृद्धि हुई है। प्रमुख आकर्षण के तौर पर ये रिपोर्ट सामने आई और पिछले 2 साल में स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो तमाम कदम उठाए गए हैं उसके विस्तारीकरण में 41% की शानदार तेजी दर्ज की गई।
सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र ग्लोबल नेट जीरो एमिशन लक्ष्यों से प्रेरित होकर इस वृद्धि की अगुवाई कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे इन भूमिकाओं के लिए प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन जो तमाम पहल हैं उससे प्रेरित होकर साल 2025 में ग्रीन जॉब्स की मांग में 11% की वृद्धि का अनुमान है। इसके अलावा रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि यात्रा, पर्यटन, रिटेल, ऑटोमोटिव जो तमाम क्षेत्र हैं वहां भर्ती में 2.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही इस रिपोर्ट के मुताबिक मजबूत आर्थिक स्थिति, उद्योग की बढ़ती जरूरतें और सहायक सरकारी नीतियां खास तौर पर डिजिटल कौशल और स्टार्टअप्स विकास में वृद्धि के रुझान को बढ़ावा मिल रहा है और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने में मदद कर रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आज का फोकस जो है उसमें खास क्या है आपके लिए। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। इकोनॉमी टुडे में आज बात कर लेते हैं अब फोकस से जुड़ी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष ने इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी और 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह ये अब लेगा। अब इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण है कि जो कठिन वाक्य हैं वो नहीं है। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने समझने में आसान बनाएगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब रेलेवेंट या प्रासंगिक नहीं है। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी जो लोग समझ पाएं और विशेषज्ञों की सहायता के बिना आप इसे समझ पाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं। I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I introduce the bill. तो ये नया आयकर जो कानून है, ये बिल किस तरह से जब प्रस्तावित हुआ और ये क्या बदलेगा, हम इसे आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं और यही हमारा काम है कि किस तरह से सरल भाषा में आपको हम समझाएं कि जो नया आयकर बिल है आखिरकार इसमें ख़ास क्या है। सबसे पहला और बहुत ही सिंप्लीफाइड मतलब ये है कि पुराने और गैर ज़रूरी जो प्रावधान हैं उन्हें हटा लिया गया, जो कि आज के इस अगर हम दशक की बात करें तो प्रासंगिक यानी कि रेलेवेंट नहीं है। मुकदमेबाजी को कम करने में अब मदद मिलेगी, यानी कि आयकर से जुड़े हुए जो मुकदमे हैं, क्योंकि अब भाषा सरल हो जाएगी तो उसे कम करने में मदद मिलेगी। असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है, यानी टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को इस बिल में इंक्लूड किया गया है। और उसी लिहाज से आप देखिए कि डिजिटल एसेट्स पर अब
टैक्स लगाया जाएगा। यानी जो चीज़ें आज के युग के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट होनी चाहिए उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स को माना जाएगा कैपिटल एसेट, आप समझिए। और ये डिजिटल माध्यम से आयकर के नियमों को और सरल बनाता हुआ टीडीएस और टैक्सेशन को बनाया गया है आसान। टैक्स भरना, टैक्स फाइल करना बहुत पेचीदा माना जाता था, उसे उन पेचीदगियों को खत्म करने की कोशिश की गई है। विवादों के समाधान के लिए अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल होगा, यानी जो डिस्प्यूट आपके टैक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक रेजोल्यूशन पैनल है। रेजोल्यूशन का मतलब जो इसका निपटारा कर पाए, आपकी मुश्किलों का समाधान कर पाए। नए टैक्स रिजीम के साथ पुरानी टैक्स रिजीम जारी रहेगी। ये अक्सर सवाल किया जाता है कि भाई जो ओल्ड टैक्स रिजीम है क्या वो ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन वो भी जारी रहेगी जब हम नए टैक्स रिजीम की बात करते हैं। विदेश से आने वाले नए टैक्स जो नियम हैं, आप समझिए उन पर भी नए टैक्स नियम हैं। तो आप समझिए कि कोशिश यहाँ पर ये कि खास तौर पे राजनीतिक दलों और इलेक्टोरल ट्रस्ट की आय को टैक्स में छूट दी गई है, और ये टैक्स में छूट टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाएगी। और टैक्स कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। विशेष व्यवसायों, स्टार्टअप्स, एसएमई सेक्टर को टैक्स में रियायत दी गई है। टैक्स में रियायत इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन बिजनेसेस से जुड़े, टैक्स की प्रणालियाँ आसान बनाई जाएं। टैक्स के मोर्चे पर सरलीकरण का मतलब ही यही है, और ये सरलीकरण हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभमोय कई बार हमारे साथ शोज पर जुड़ चुके हैं। साथ ही नवीन वाधवा साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। वाधवा जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल है जिसे कल पेश किया गया, ये टैक्स के मोर्चे पर एक आम व्यक्ति के लिए टैक्स के नियमन को, कंप्लायंस को कितना सरल बनाएगा? तो आंचल, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करना चाहूँगा आपको। यस, इनकम टैक्स में बदलाव हुए हैं, चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश की गई है। जो पुराने इनकम टैक्स में 911 सेक्शन थे उनको घटा के 536 सेक्शंस में कर दिया गया है। तो उन्होंने लगभग 300 सेक्शन तो ऐसे हैं जो आउटडेटेड थे, जिनकी आज की डेट में एप्लीकेबिलिटी ही नहीं थी, उनको कंप्लीटली इन्होंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद इन्होंने कुछ सेक्शंस को मर्ज किया है, चीजों को कम शब्दों में कहने की कोशिश की गई है जी। पहले जहाँ पे प्रोवाइजोस, एक्सप्लेनेशन लगभग 12 प्रोवाइजोस थे और 550 एक्सप्लेनेशन थे, और नए इनकम टैक्स बिल में एक भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सेक्शन हमारे पास था जो कि ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल था, उसमें एक ही सेक्शन में 25 प्रोवाइजोस थे। पढ़ना बहुत डिफिकल्ट था, एक टैक्स प्रोफेशनल के लिए भी पढ़ना उनको बड़ा डिफिकल्ट था। तो यस, यहाँ पे इस फ्रंट पे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि चीजों को सिंपल किया है, लेकिन इस बात में अभी भी दिक्कतें आएंगी कि एक आम टैक्स पेयर इनकम टैक्स को बिना किसी प्रोफेशनल की मदद लिए वो पढ़ पाए, मुझे इसमें डाउट है जी। लेकिन कुछ जगह पे इन्होंने काफी अच्छे बदलाव किए। जैसे टीडीएस की हम बात करें, टीडीएस में पुराने वाले एक्ट के अंदर 65 सेक्शन थे जो सिर्फ टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन के साथ डील करते थे। अभी इन्होंने क्या किया, सिंपल सी एक टेबल दे दी, सिर्फ 9 सेक्शन में पूरा टीडीएस एंड टीसीएस इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यस, चीजें इन्होंने सिंपल की हैं, साइज थोड़ा सा कम किया है। जहां पहले 5 लाख से ज्यादा वर्ड से अब वो घट के 2.5 लाख के आसपास वर्ड आ चुके हैं, तो साइज पूरा का पूरा हाफ हो गया। लेकिन जो बाकी सेक्शंस हैं उन सेक्शंस में इतना बदलाव नहीं किया गया। आप ये सोचिए कि पिछले 65 सालों में 80 से ज्यादा बार अमेंडमेंट हुई है बजट से और अमेंडमेंट एक्ट से। जो चीजें इतनी सोच समझ के बनाई गई हैं उनको रातों रात बदलना बहुत डेंजरस हो सकता था, इसमें रेवेन्यू का लॉस हो सकता था। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने लैंग्वेज, हर सेक्शन में लैंग्वेज नहीं चेंज करके एक अच्छा डिसीजन लिया। अगर ये था तो मुझे लगता है कि 2-3 साल से पहले ये एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था, कि हर एक बदलाव की इम्प्लीकेशन को समझने के लिए सेलेक्ट कमेटी, लॉ मिनिस्ट्री, सबको अपना रातें काली करनी पड़ती है समझने के लिए इसका कोई इम्पैक्ट नेगेटिव तो नहीं है। तो इस मामले में मैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हूँ, चीजों में बदलाव हुए हैं लगभग 60-70 सेक्शंस में, काफी चीजों में जी। और इसलिए हम ये मान सकते हैं वाधवा जी कि कुछ बदलाव बहुत अच्छे होते हैं। शुभमोय, टैक्स कंप्लायंस जिसके लिए कई बार चर्चाएं हुई हैं, हम संसद की बात करें, बजट भाषणों में भी, लेकिन जिस तरह से अब ये नया टैक्स जो बिल है, ये कंप्लायंस के मोर्चे पर कितना सकारात्मक साबित होगा आने वाले समय में?
बिल्कुल। इनफैक्ट आंचल जी, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि कंप्लायंस के हिसाब से हम जब कह रहे हैं कि टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस देश में ज्यादातर लोगों को अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस नेट में आएंगे और उसकी तरफ सरकार का मंशा है, तो कंप्लायंस बर्डन कम होनी चाहिए। ये तो अभी जैसे ये टैक्स, नया टैक्स कोड, नया टैक्स बिल आएगा, अभी पार्लियामेंट में आ चुका है, अभी इसकी सिलेक्ट कमेटी में जाएगी और उसके बाद उस पर आलोचना के बाद जब वो स्टैट्यूट के हिसाब से निकलेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये कितना, उसका डेटा आना शुरू होगा कि कितने हद तक फर्क आया है। मैं अगर मोटा मोटी देखूं तो अगर ज्यादातर 99% लोग जो कंप्लायंस, जो टैक्स आजकल भरते हैं, उनके लिए कंप्लायंस के काफी हद तक सुविधा वैसे ही जो EIT का सेक्शन, इनकम टैक्स में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया है, उससे काफी हद तक सही हो चुका है। तो उसको ऑलरेडी उनमें सहूलियत मिल चुका है। आजकल ज्यादातर सैलरी क्लास के उसमें ज्यादातर कंप्लायंस बर्डन्स नहीं रहता है। चैलेंज रहता है बिजनेस के लिए, जैसे आपने SME की बात बताई, उनके लिए खासकर कि उनके लिए खर्च कितना कम होगा। मुझे लगता है खासकर जिसका वादवाज साहब जी जिक्र कर रहे थे कि जैसे TDS जैसे सेक्शंस में जो सिंप्लीफिकेशन लाया गया, वो उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। साथ में ट्रस्ट का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन सेटल करने से बहुत सारे मिडिल लेवल बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए बहुत फायदा आएगा। कि इसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशनल झमेला था, जैसे न्यू कोड में अभी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs, वेंचर कैपिटल, सारी चीजों को एक कंसिस्टेंट पोजीशन दिया गया है। तो ये बहुत ये जरूरी था जी। साथ ही एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी वाधवा जी से कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो डिजिटल एसेट्स हैं, उनको अब कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करके ब्रेक डाउन कर पाएँ आम दर्शक की भाषा में, वाधवा जी। तो आंचल, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 2 साल पहले 2022 में इसको लेके एक टैक्स कोड, टैक्स प्रोविजन आ चुका था कि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो आपके फ्लैट 30% पे टैक्स होंगे। आप ही की शो पे आके मैं बोल के ही गया था। लॉसेस का कोई आपको अलाउ नहीं होंगे और 1% TDS होगा। ये 3 बदलाव 3 साल पहले आ चुके हैं। तो इस बजट में इन्होंने सिर्फ जो बदलाव किए, बजट में भी और इस नए बिल में भी, उन्होंने ये काम जरूर किया है कि जैसे आपके पास सर्च होती है, आपके घर में रेड पड़ी और क्रिप्टो करेंसीज मिली, तो पहले वो अनडिस्क्लोज एसेट्स की कैटेगरी में डेफिनेशन में नहीं आते थे। उन्होंने सिर्फ इन एसेट्स को, क्रिप्टो एसेट्स को उठा के उन डिजिटल एसेट्स में, मतलब आपकी हर तरीके के क्रिप्टो एसेट्स को ये एसेट्स मानेंगे जिस पे सरकार टैक्स लगा सकती है, चाहे आपने लीगल तरीके से उनको एक्वायर किया हो या इलीगल तरीके से एक्वायर किया हो। तो ये इन्होंने चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। इसके अलावा टैक्सेशन को लेके कोई बदलाव नहीं है। टैक्सेशन आज भी वही है जो इस बजट या इस नए बिल से पहले था, वो एज इट इज ही रहेगा। 30% पे आपके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। शुभमय, क्योंकि टैक्स से जुड़े कई मामले जो हैं वो लंबित रहते हैं, उसके लिए जो रेजोल्यूशन पैनल की बात की गई है और ये जो विवादों का निपटान होगा आयकर से जुड़ा हुआ, ये कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, आप देखेंगे कुछ पहले जब ये एक्सरसाइज शुरू हुआ था, जब अर्लियर दिस ईयर जब शुरू किया गया था, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पर 4 बिंदुओं पर पब्लिक कमेंट्स मांगे थे। वो 4 बिंदु क्या थे? लैंग्वेज का सिंप्लीफिकेशन, लिटिगेशन का रिडक्शन होना, कंप्लायंस रिडक्शन कि लोगों को जो कंप्लाई करने में कितना सुविधा हो, और जो रिडंडेंट, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं प्रोविजंस, उनको पेज आउट करना। मेरे हिसाब से रिडंडेंट प्रोविजंस, जो चौथा वाला चीज है, प्रोविजंस को रिमूव करने में काफी हद तक ये नया बिल सक्षम हुआ है। कंप्लायंस रिडक्शन काफी हद तक, जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, उनके लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। और लैंग्वेज डेफिनेटली सिंप्लीफाई हुआ है। लिटिगेशन के मामले पर ही जैसे सारी टैक्स प्रोफेशनल्स की मतलब चिंता है कि उसमें कितना हद तक लिटिगेशन में बदलाव आएंगे। आपने इसी बारे में अपने सवाल किया कि जैसे जो नए फॉर्मेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें ये चीजें जब कोर्ट्स में आएंगे या डिस्प्यूट्स आएंगे, तभी हम देख पाएंगे कि उसमें कितना सब्सटेंटिव रिफॉर्म्स हुआ है। जैसे हमने भी, जैसे वाधवा जी बता रहे थे कि जैसे एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोविजंस से उसको कन्वर्ट कर दिया गया नंबर सब सेक्शंस में, टर्मिनोलॉजीज को ईज कर दिया गया,
ईयर इंस्टेड ऑफ असेसमेंट ईयर का जो प्रावधान है वो करने से हम इंटरनेशनल जो सिस्टम परिभाषा है उस तरफ आगे हैं। लेकिन अभी एक चीज जैसे हम कह रहे हैं कि जब टर्म जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज में, टैक्स ट्रीटीज में हमने कहा है कि द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, उसका डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी और एनी एक्ट रिलेटेड टू टैक्सेस। तो वो ट्रीटी इंटरप्रिटेशन में हमें कितना हद तक फायदा देगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। बट दो चीज जिस पर पब्लिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक है ट्रस्ट का टैक्सेशन और दूसरा कि लैंग्वेज में यूनिफॉर्मिटी। इन दोनों चीजों में सच में काफी हद तक सुधार हुआ है। वाधवा जी, बहुत संक्षिप्त में ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कई बिजनेसेस को टैक्स से बाहर रखने की बात की जा रही है और टैक्स के मोर्चे पर अगर हम इसको और सरल बनाते हैं तो निवेश के लिहाज से भी हम दरवाजे खोलते हैं कई क्षेत्रों में। सर्टेनिटी एंड क्लैरिटी ऑफ द टैक्सेशन लॉज, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कैनन है, प्रिंसिपल है, और इसकी तरफ सरकार ने स्टेप बिल्कुल सही उठाया है। जो कल FAQ भी निकाले डिपार्टमेंट ने, उन्होंने ये जस्टिफिकेशन भी दिया कि 1961 से लेकर आज तक इतनी बार अमेंडमेंट हुआ कि उसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, अलग अलग हाथों से होके निकला ये। तो अब 60,000 घंटे लगाने का जो रीजन था वो यही था कि चीजों को सिंपल करो, कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉ पढ़ के क्लैरिटी आए, वो अपने प्रोफेशनल्स की मदद लेके भी लॉ को लेके उनको सब ये समझ में आए कि इंडिया के टैक्सेशन लॉ सिंपल है। तो यस, ये स्टेप जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा बूस्ट का काम करेगा। ओवरऑल ये इसकी एक नीड थी और जो सरकार ने सही स्टेप उठाया है। बिल्कुल सिंप्लीफाइड, क्लैरिफाइड और कहीं ना कहीं यहाँ से एक नए युग की शुरुआत होते हुए खास तौर पर हम टैक्सेशन के लिहाज से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस शो पर आकर अपने विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो जो नया आयकर जो बिल है जिसे कल संसद में पेश किया गया वित्त मंत्री द्वारा, साफ तौर पर सरलीकरण के साथ साथ ये निवेश को कैसे आगे बढ़ाएगा और बहुत से ऐसे कानून जो प्रासंगिक नहीं थे उन्हें हटा लिया गया है। फिलहाल आज इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन सोमवार को एक नए फोकस के साथ हम होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।